नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज संविधान दिवस है, वो क्रांतिकारी दस्तावेज जिसकी बुनियाद पर, जिस पर हमारा जो देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो मजबूती से टिका हुआ है। वो क्रांतिकारी दस्तावेज है हमारा संविधान। और इस संविधान के प्रणेता रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भेदभाव को और अपमान को बहुत करीब से महसूस किया। उन्होंने बहुत करीब से उसे देखा। वो खुद दलित समाज से आते थे। विलायत से पढ़कर आने के बाद भी, डॉक्टरेट करने के बाद भी जहाँ वो नौकरी करते थे, वहाँ उन्हें अपमान झेलना पड़ा, भेदभाव झेलना पड़ा। मुंबई के जिस कॉलेज में वो पढ़ाने जाते थे, वहाँ पर भी जाति के नाम पर उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। और वो लगातार इस बात को देख रहे थे अपने जीवन में कि किस तरह से दलितों के साथ सदियों से अन्याय जो है वो होता आ रहा था। और जब वो आहत थे तो वो अपने भविष्य को लेकर उनके सामने दो मार्ग थे कि या तो वो जो इतनी सारी पढ़ाई उन्होंने की है, इतनी सारी डॉक्टरेट उन्होंने की है, उसको लेकर वो धन दौलत कमाते, या असहाय जो दलित हैं उनको, उनके लिए आवाज बनकर उनकी मुक्ति के लिए संघर्ष का रास्ता चुनते। और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष का रास्ता ही चुना। और जब वो संविधान को गढ़ रहे थे, उसे जब वो लिख रहे थे, तब जो कल्पना उन्होंने भारत की थी, वो एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह का अपमान नहीं होगा और सब बराबरी से खड़े होंगे। तो कैसे थे भीमराव अंबेडकर, क्या थी उनकी शख्सियत, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। इस वक्त अशोक भारती साहब हैं, नैगडोर के ये चेयरमैन है यहाँ पर, जो कि दलितों के लिए लगातार बहुत वर्षों से काम कर रहा है ये संस्थान। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरह से अशोक जी जो है लगातार यहाँ पर अम्बेडकर को लेकर वो पढ़ते रहे हैं और वो लगातार देखते रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन जो है नेगडोर, उससे ये लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक भारती साहब, जब हम बात करते हैं या जब हम ये कल्पना भी करते हैं कि कितनी अजीब बात लगती है कि जल, जंगल, जमीन जैसी जो प्राकृतिक संपदा रही, जिस पर प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, लेकिन दलितों को उस वक्त ये भी नसीब नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था, अगर आज की जो जनरेशन होगी, जो आज की पीढ़ी होगी, जो नए बच्चे होंगे, अगर उन्हें ये बताएं तो शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई वक्त हो सकता है जब किसी को अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा हो, जिसे अछूत कहकर दूर कर दिया गया हो, या तालाब से पानी तक ना पीने दिया गया हो। तो किस तरह से अंबेडकर ने ये सब कुछ सहा, क्या थे वो और वो कैसे बनकर आए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहली बात तो आपके सारे दर्शकों को, अदिति जी, संविधान दिवस है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिन है, सभी दर्शकों को जय भीम बोलना चाहता हूं सादर, क्योंकि ये उस महान शख्सियत को सैल्यूट है जिसने हमारे देश का संविधान रचा। और डॉक्टर अम्बेडकर, जैसा आपने कहा कि जब वो बचपन में सतारा के स्कूल में पढ़ते थे, सतारा के स्कूल में उनको पानी तब तक नहीं मिलता था जब तक कि पानी पिलाने वाला कोई व्यक्ति उनके हाथ में या उनके गिलास में या उनके चुल्लू में उनको पानी पिला नहीं देता। और ये पानी की प्रॉब्लम डॉक्टर अम्बेडकर की कॉलेज में प्रोफेसर बनने के बाद भी बनी रही और बड़ौदा में डिफेंस सेक्रेटरी बनने के बाद भी बनी रही। आप इमेजिन कीजिए, आज के भारत के डिफेंस सेक्रेटरी को उनका चपरासी पानी ना पिलाए। क्या ये इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त ऐसा होता था। और इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में पानी को मौलिक अधिकार के तौर पर मानते हुए, मानव अधिकार मानते हुए, महाड़ में आंदोलन। गांधी जी ने 1931 में नमक का सत्याग्रह किया, जो हर व्यक्ति की जरूरत थी। लेकिन पानी को लेकर सत्याग्रह पहली बार भारत के इतिहास में वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, क्योंकि अछूत समाज को पानी भी उपलब्ध नहीं था। तो ये जो पीड़ा है, ये उन्होंने खुद भुगती। तो छुआछूत का जो दंश है, जो पूरी जिंदगी का उन्होंने फॉलो किया, अगर वो चाहते, आपने सही कहा कि अगर वो चाहते तो जितनी डिग्रियां उनके पास थी वो विदेश में जाके सेटल हो सकते थे। भारत में अपमान हुआ तो विदेश में जाके सेटल हो सकते थे। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि हम प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके, उससे पलायन करके भाग नहीं सकते। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो भारत के समाज में, जो हम समझते हैं भारत के समाज, बहुत सारे लोग ये समझते हैं
कि भारत में जो भेदभाव है, जो विषमता है, जो छुआछात है, वो एक संरचनात्मक है। पर डॉक्टर अंबेडकर इसको एक सभ्यता का भी प्रश्न मानते थे। जी। हमारी सभ्यता ने सदियों से एक बड़े तबके को गैर मानवीय काम काज करने पे मजबूर किया। उनको लगातार हर बात पर अपमानित किया जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर उस अपमान के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़, और इस लड़ाई में उन्होंने पहली बार जब वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा कमीशन था जिसमें उन्होंने दलितों के सवाल को, डिप्रेस क्लासेस के सवाल को, अछूतों के सवाल को नहीं उठाया। जब 1919 के रिवीजन के बाद जब साइमन कमीशन भारत में आया तो उन्होंने कहा उनको कि हमको रिप्रेजेंटेशन का राइट चाहिए, और वो कह रहे थे कि जब बाकी समाज को रिप्रेजेंटेशन का राइट भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिल सकता है तो अछूतों को क्यों नहीं मिल सकता, उनकी भी आबादी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को रिकॉग्नाइज करते थे कि यदि दलित बाकी समाज के साथ बरक्स प्रतिनिधित्व के तौर पर खड़े नहीं होंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्ट्रगल है, जब संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको मिली और आज का दिन उन्हीं को समर्पित है, संविधान को समर्पित है, तो उसमें उन्होंने तमाम अपमान के खत्म, उस तरह के तमाम अपमान को कैसे खत्म किया जा सकता है, उन्होंने क्लॉज दर क्लॉज भारत के संविधान में उन अनुच्छेदों को रखा जिससे कि भारत से छुआछात की समाप्ति हो, विषमता की समाप्ति हो, भेदभाव की समाप्ति हो, लिंग भेद समाप्त हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर की लीगेसी है। वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने खुद भुगता था। बिल्कुल। और यहाँ पर कल एक महत्वपूर्ण बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कही है, अशोक भारती साहब। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जातीय गैर बराबरी को दूर करने के लिए उम्मीद की किरण है आरक्षण। तो किस तरह से जब आरक्षण की बात आती है, भले ही आज उसको लेकर बहुत बहस होती हो क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है अपना अपना स्टैंड ले रही हैं, लेकिन जो पुराना दौर था, जो पुराना वक्त था, उसमें किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी जब आरक्षण की बात सामने आती है। जब 1900 अगर हम 1942 की बात करें, बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। फिर सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की भी मांग की थी। फिर हम देखते हैं कि 47 में भी कई फैसले जो है SC SC और दलितों को लेकर लिए गए थे। तो किस तरह से ये जो बात है आरक्षण की, भले ही ये बहस का विषय हो, लेकिन उस वक्त जो मंशा थी वो ये थी कि कुछ वर्षों में आरक्षण देकर ये जो गैर बराबरी है इसे दूर किया जाएगा और उसके बाद जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो आरक्षण को खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो उस बात को भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारा जो संविधान बना, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, और हमको ये समझना है कि डॉक्टर अंबेडकर उस पूरे आजादी के आंदोलन ने जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी कि संविधान बनाया जाए, संविधान की रचना की जाए, वो डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भारत के समाज में विषमताएं हैं। दो तरह की विषमताएं, एक तो सामाजिक विषमताएं हैं और आर्थिक विषमताएं। तो संविधान निर्माताओं के सामने डॉक्टर अंबेडकर से ये चुनौती थी कि विषमता को दूर करने के लिए समता कैसे आए, लेटर्स में कैसे आए, और उसको लागू करने के लिए क्या रणनीति बने। तो संविधान ने तो ये कहा कि संविधान सबको बराबर मानता है, वो लिंग के भेद को नहीं मानता है, वो जात के भेद को नहीं मानता है, वो धर्म के भेद को नहीं मानता है। हमारे संविधान की जो विभिन्न धाराएं हैं वो इस बात को अच्छी तरह से बताती हैं कि कानून के समक्ष समता और कानून के सामने सबको बराबरी। तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। लेकिन दूसरी बात जो थी वो ये थी कि समता को सिद्धांत के तौर पर संविधान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन समाज में तो समानता नहीं है, समाज में विषमता है। तो उस विषमता को दूर करने के लिए संविधान ने एक समता की रणनीति अपनाई। वो रणनीति अपनाई, कानून जो संविधान का आर्टिकल 16 जो है, 16 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 16 जो है,
उसमें उन्होंने कहा कि राज्य अगर मानता है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक तौर पे पिछड़ गए हैं या जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो उसके तहत जो है अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को संसद में और विधानसभा में 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया। साथ के साथ ये भी कहा गया कि सरकार की जो मशीनरी है उसमें इन तबकों का प्रतिनिधित्व चूंकि नगण्य है, तो इनका प्रतिनिधित्व अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए सरकारी सेवाओं में एफिशिएंसी को बरकरार रखते हुए उनको आरक्षण दिया जाए। और ये आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक वो दूसरे तबकों के बराबर ना आ जाए। तो हमारे संविधान में ये बात बहुत स्पष्ट है, एक समता का सिद्धांत है और एक समता के सिद्धांत को लागू करने की रणनीति है। हमारे यहां ज्यादा गड़बड़ी, ज्यादा विवाद इस बात को लेकर है कि हम समता की बात को उसकी रणनीति से अलग करके देखते हैं। जो आरक्षण के ऊपर बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं, उसमें समता पर जोर दिया जाता है लेकिन समता की रणनीति पर जोर नहीं दिया जाता। आरक्षण भारत में अभी तक समता लाने के लिए रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के नौकरशाहों को, हमारे देश के बुद्धिजीवियों को समता लाने की दूसरी रणनीतियां भी सुझानी चाहिए थी, लेकिन रणनीतियां सुझाने की बजाय जो रणनीति है उसी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। बात तो ये होती कि आर्थिक, अगर हम समता की रणनीति चाहते हैं तो क्या प्रत्येक तबके को आर्थिक तौर पर समान बनाए, सामाजिक तौर पर समान बनाए, न्याय की समानता को स्थापना करते हुए क्या उनको समानता ला सकते? तो मैं समझता हूं डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माता जो सारे हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, वो इस बात को जानते थे कि भारतीय समाज में समता सिद्धांत के तौर पर स्वीकार करना आसान है, लेकिन समता को लागू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और जो हमारे देश के चीफ जस्टिस साहब ने कल कहा है, उन्होंने उसी बात को इंगित किया है कि आरक्षण हमारे देश में समता लाने की रणनीति है और जब तक कोई दूसरी रणनीति नहीं है हम इस रणनीति को हटा नहीं सकते। बिल्कुल। और अशोक जी, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने भी उसको पढ़ा है और मैंने लिख कर भी रखा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। तो वो बात जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये उसी से बात कहीं ना कहीं निकलती है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, जबकि अम्बेडकर कौन थे, उनकी किस तरह की शख्सियत थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि खुद उन्होंने कितना कुछ झेला, किन संघर्षों से उनका जीवन गुजरा और उसके बाद उन्होंने जो पढ़ाई करी और जिस तरह से वो आगे बढ़े, वो अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं। उस संघर्ष के बारे में अगर आज हम सोचें तो वो असाधारण लगता है अशोक जी, कि ये भी बहुत बड़ी बात है। और जब जातियों के उत्थान को हम देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी उसे देखा जाना चाहिए। उसका जश्न मनाना भी बेहद जरूरी है, भले ही अभी हमें लंबा सफर तय करना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आजादी के बाद अगर इस देश में कोई सक्सेस स्टोरी है तो भारत के दलित इस देश की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जिसको भारतीय समाज स्वीकार करने में झिझक रहा है। वो इफ एंड बट कर रहा है, वो ये मान नहीं रहा है कि अगर पूरा भारतीय समाज दलितों के साथ खड़ा नहीं होता तो आज वो एक बड़ी लकीर नहीं खींच पाते। आज सुप्रीम कोर्ट में दलित समाज के जज हैं, हाई कोर्ट में दलित समाज के जज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधानसभा में हैं, नौकरशाही में हैं। ये बात ठीक है, सभी जगह पे अभी वो नहीं पहुंचे, उनका पहुंचना बाकी है। लेकिन अगर 1947 और 1950 में ये जो कहानी शुरू हुई, तब मुश्किल से शेड्यूल कास्ट में पढ़े लिखे लोगों की संख्या मुश्किल से 10% थी। बिल्कुल। आज मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊं, अभी मैं देख रहा था आंकड़े, 1,23,000 शेड्यूल कास्ट लेक्चरर, प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। 7 लाख शेड्यूल कास्ट के डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये। अगर हम माने तो सफलता है और ना माने तो जैसा समाज में चिढ़न है
उसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता। बिल्कुल। और जब हम बराबरी की बात करते हैं तो फिर उसमें सब जो समग्रता से सबको लिया जाना बेहद ज़रूरी, और वो विचार जब तक नहीं आएगा शायद, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी हमें लंबा सफ़र तय करना है अशोक जी। बिल्कुल। और देखिए, इस लंबे सफर को तय करने में हमको ये समझना है कि दलितों की जो आबादी है इस देश में, हर 5वां व्यक्ति इस देश में दलित है। हुँ, और आप परिवार के 5वें व्यक्ति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। और खासतौर पर ऐसा व्यक्ति जो ऐतिहासिक तौर पर पिछड़ा रहा है, वंचना का शिकार रहा है, गरीबी का शिकार रहा है, उसे किसी तरह के अधिकार नहीं थे, हक हकूक नहीं थे। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे संविधान ने जो हमारे सभ्यता में जो अपराध हुए थे, उन अपराधों का निराकरण इस संविधान ने किया। और इसलिए आज अगर दलित आगे बढ़ पा रहे हैं, आज ये समाज आगे बढ़ पा रहा है। अगर क्या दलित कोई नया देश बनाने वाले हैं? दलित अगर तरक्की करेंगे तो इस देश की तरक्की में इजाफा होगा। अगर दलित आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। अगर हर 5वां आदमी आगे बढ़ेगा तो 4 लोग भी उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो ताना बाना बुना और संविधान निर्माताओं ने जो ताना बाना बुना, उसने ये दिखाया कि अगर भारतीय समाज तय कर ले तो हजारों साल की वंचना को 75 साल में करीब करीब अगर समाप्त नहीं कर सकते तो समाप्ति के मुहाने पे ला सकते हैं। ये हमारे संविधान की जो उपलब्धि है, ये हमारी सफलता के पैमाने हमारे समाज के। और इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने उन हमारी दुखती रगों पर हाथ रखा। उन्होंने इस बात को चिताया कि सवाल इस बात का नहीं है कि गांधी जी के जैसे वही कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं अगर आप मेरे को 1 सेकंड दें, बिल्कुल। तो ये कहते थे कि मंदिर में प्रवेश करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हुँ, हमारा उद्देश्य मानवता के स्तर तक उठाना है। लेकिन मंदिर में एक अछूत होने के नाते मेरी एंट्री नहीं होगी, ये अस्वीकार्य है, ये स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अस्पृश्यता को मिटाने के लिए इधर उधर की बातें करते रहेंगे और जो वर्ण व्यवस्थागत जो प्रणाली है, अगर उसको हम समाप्त नहीं करेंगे, कास्ट का एनिहिलेशन नहीं करेंगे, जात का उन्मूलन नहीं करेंगे, तो अस्पृश्यता बनी रहेगी। क्योंकि अस्पृश्यता जातियों ने पैदा की है, इसलिए जातियों का उन्मूलन जरूरी है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की ओरिजिनल थ्योरी है, जो पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि जैसे एंटी अपार्थाइड का आंदोलन हुआ, वैसे ही जाति के उन्मूलन का आंदोलन भी आज नहीं तो कल सफल होगा। बिल्कुल। और जब इतिहास की बात आती है अशोक जी, तो वो बात भी ज़रूर आती है कि किस तरह से अलग-अलग थ्योरीज़ जो हैं, अलग-अलग बातें जो हैं वो कही जाती हैं कि अम्बेडकर और गांधी को लेकर कि वो एक दूसरे से के विरोधी रहे, या एक दूसरे से के प्रति एक असंतुष्टि का भाव जो है वो रहता था। तो किस तरह एक जो कठोर उपवास था, किस तरह से वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आया, उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग, जैसे मैं बहुत सारे देखता हूँ, किसी एक लेखक ने लिखा है कि डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्वतंत्रता पूर्व भारतीय आंदोलन के 2 विपरीत ध्रुव थे। ये आम धारणा है, और आज के लोगों में भी ये धारणा है कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जो है एक दूसरे के खिलाफ थे। मैं समझता हूं कि आजादी के आंदोलन में हमारे साथ जो लोग थे, जो हमारे आजादी के आंदोलन के नेता थे, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, और हर एक व्यक्ति विचारक था, हर व्यक्ति सोचने विचारने वाला था, और जनता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला था। गांधी जी का अपना फ्रेम था, डॉक्टर अंबेडकर का अपना फ्रेम था। लेकिन गांधी और अंबेडकर दुश्मन नहीं थे, उनमें मतभेद था, मनभेद नहीं था। गांधी जी चाहते थे कि जो सवर्ण समाज है वो इस बात को स्वीकार करे कि उसको अछूतों को अपने साथ समाहित करना है। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि जाति का नाश किए बिना वो इसको समाहित नहीं कर सकते।
जो, और हमको ये समझना है 1932 का खास तौर पे बहुत जिक्र आता है, जब पूना पैक्ट और दलितों में और अंबेडकरवादी और गांधीवादियों में इस बात को लेकर काफी तनातनी रहती है। हमको ये समझना है कि 1932 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 3 राउंड टेबल में गए, गांधी जी केवल 1 राउंड टेबल में गए, और उस राउंड टेबल में गांधी और अंबेडकर में काफी विवाद था, काफी मतभेद थे, और गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो तय करेंगे वो हम बात मान लेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अगर हमारे समाज के हितों के अनदेखी हुई तो हम इस बात को मानेंगे। तो जब रैमजे मैकडोनाल्ड का पंचाट आया, सेपरेट इलेक्टेड, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को अन्य जातियों की तरह से अपने नेता चुनने का अधिकार है, उसको लेकर महात्मा गांधी जी को ये लगा कि ये हिंदू समाज में विघटन होगा, और उन्होंने उसके लिए आमरण अनशन किया। मैं उसको, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये जो आमरण अनशन था गांधी जी का, वो दलितों के हितों के खिलाफ गया। मैं समझता हूं दलितों की ऑर्गेनिक लीडरशिप के खिलाफ निश्चित तौर पर वो कदम गया, क्योंकि दलितों में ऑर्गेनिक लीडरशिप पैदा नहीं हो पाई। वो एक ऐसी लीडरशिप पैदा हुई जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रही। लेकिन हमें ये भी समझना है कि 1932 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो एक व्यक्ति थे, वो एक छोटे से एरिया में केंद्रित थे, महाराष्ट्र में केंद्रित थे। महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन करने से रातों रात डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभर गए। तो गांधी जी ने अनजाने में एक इतना बड़ा विरोधी खड़ा कर लिया कि जो पूरी जिंदगी गांधी और अंबेडकर में फिर वो विवाद रहा, और ये विवाद मुझे लगता बड़ा कंस्ट्रक्टिव था। गांधी जी और जब अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हम आपको और ज्यादा जगह देने को तैयार हैं, हम ये सिद्धांत मानने को तैयार हैं कि अनुसूचित जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये जो आरक्षण का प्रतिनिधित्व है, ये एक तरह से उसकी पैदाइश है। अंबेडकर वादियों में थोड़ा इस बात को लेकर फर्क है, वो मानते हैं कि दलितों को ही दलितों के नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए। उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी में ये डायलॉग नहीं हुआ होता तो आज जो दलितों की सफलता की स्टोरी है वो शायद कुछ और होती। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं लोगों से कि गांधी और अंबेडकर को लड़ाइए मत, उनके विमर्श को समझिए, और दोनों का विमर्श जो कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। गांधी जी भी छुआछूत की समाप्ति चाहते थे और अंबेडकर भी छुआछूत की समाप्ति चाहते थे, लेकिन दोनों के तरीके अलग थे। लेकिन ये धाराएं कहीं ना कहीं जाकर तो मिलने वाली थी। जरूरत इस बात की है कि वो कैसे मिलेंगी, इस पे काम किया जाए। और दोनों कहीं ना कहीं गैर बराबरी को हमेशा से खत्म करना चाहते हैं। तो दोनों का मकसद यही था कि जो भारतीय समाज है वो विकसित समाज के रूप में खड़ा हो। यहाँ पर जब हम वापस अगर संविधान दिवस या आज हम संविधान की बात करें, तो जिस तरह से संविधान को अशोक जी गढ़ा गया, जिस तरह से उसे लिखा गया, वो आज भी इतने दशकों बाद भी इतना मौजू है। ये बात भी बहुत अचंभित करती है कई बार कि किस तरह से उसे रचा गया कि आज भी जब आप कहीं दिक्कत आती है, कहीं कुछ होता है, तो सबसे पहले संविधान ही है जो वापस वही मजबूती देता है वापस खड़े होने की, या किसी मुद्दे पर लड़ने की, या किसी भी समाज को मदद करने की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर जो हमारा संविधान है और जिसकी प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल दुनिया के तमाम संविधानों का निचोड़ के तौर पर वो बताता है कि हमारे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, किसी राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, कोई राष्ट्र क्या चाहता है। क्या कोई राष्ट्र बिना समता के, बिना स्वतंत्रता के, बिना सम्मान के, बिना न्याय के, बिना भाईचारे के आगे बढ़ सकता है? तो हमारा संविधान इन तमाम मूल्यों की स्थापना करता है। हमारा संविधान का दस्तावेज एक मूल्यों का दस्तावेज है। ये मूल्य हमारे आजादी के मूल्य थे। हमारे आजादी के मूल्य थे कि देश में बराबर सबके बीच में भाईचारा हो, धर्म और जाति का भेद खत्म हो, लिंग भेद खत्म हो, लोगों में आर्थिक बराबरी, गैर बराबरी खत्म हो। तो ये हमारा संविधान ने हर चीज को बाकायदा लिखित तौर पे दिया।
बिल्कुल। दुनिया के सबसे बड़ा दस्तावेज है हमारा संविधान। वो हमको ये भी बताता है कि हमारी न्यायपालिका कैसे चुनी जाएगी। वो हमें ये भी बताता है कि हमारी सेनाएं किसके मातहत काम करेंगी। वो ये भी बताता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंसेस हो तो कौन सुपरसीड करेगा। तो ये दस्तावेज जिसने हर चीज को सोचा था, इसलिए ये समय से आगे का दस्तावेज है। अगर हम अपने संविधान की रक्षा कर पाए, अपने संविधान की सुरक्षा कर पाए, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश जो सदियों पहले रिपब्लिक वाला देश था, गणतंत्रों का देश था, और उन बिल्कुल। गणतंत्रों का देश का जिक्र उसी से प्रेरणा लेके हमारे देश को गणतंत्र बनाया गया। राजे रजवाड़ों को समाप्त कर हमारा जो राज्य अध्यक्ष है वो निर्वाचित अध्यक्ष है, गणतंत्र है हमारा। तो ये हमारा संविधान। बिल्कुल। अशोक जी, ये भी हमारी जो आज के युवा हैं या जो इतना ज़्यादा आप जानते हैं कि अब सोशल मीडिया और मोबाइल जो है उस पर एंगेजमेंट बहुत बढ़ गई है, उतना ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और ये भी मैं चाहूँगी कि अम्बेडकर की शख्सियत से जुड़ी हुई अगर कोई ऐसी कहानी जो आपको बहुत दिल को छूती हो या जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें ख़ासकर, और युवा पीढ़ी को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये भी मैं आपसे सुनना चाहूँगी। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी अगर लोग चाहें तो उनकी खुद की लिखी हुई जिंदगी के बारे में वेटिंग फॉर वीसा करके एक किताब है जो 17वें वॉल्यूम में है। अगर लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया है कि बचपन में वो एक बार, उनके पिताजी काम करते थे, क्लर्क थे, उन्होंने उनको और उसके भाई को बुलाया और वो स्टेशन पहुंच गए, नए नए कपड़े पहनकर पहुंच गए। तो स्टेशन मास्टर ने सोचा, अब डॉक्टर अम्बेडकर तो थोड़े से गोरे चिट्टे थे ही, तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये बच्चे यहाँ कैसे भटक रहे हैं। तो पूछने गया कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो इन दोनों बच्चों ने कहा कि हम अपने पिता के पास जाना चाहते हैं जो वहां पर जो है नौकरी करते हैं, और हमारे यहाँ से कोई आने वाला था, वो आया नहीं। तो जैसा कि उस वक्त आदत थी, स्टेशन मास्टर ने लगा कि ये बच्चे अच्छे घर के होंगे, तो उसने पूछा कि भाई आपकी जाति क्या है। तो डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त छोटे थे, तो उनके मुंह से फटाक से निकल गया कि हम महार हैं। तो स्टेशन मास्टर को शॉक हुआ, लेकिन फिर भी उस स्टेशन मास्टर ने एक बैलगाड़ी वाले को कर दिया। वो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं लेके जाऊंगा आपको, लेकिन बैलगाड़ी नहीं चलाऊंगा, बैलगाड़ी आपको चलानी पड़ेगी और मैं पैदल चलूंगा। वो काफी दूर तक चलता और फिर थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी वाले को समझ में आ गया ये बच्चे तो बैलगाड़ी में बैठे और मैं पैदल चल रहा हूँ। वो फिर बैठ गया। जब भूख लगी इन दोनों बच्चों को, बाबा साहब डॉक्टर, उनके भाई को भूख लगी, तो उसके लिए खाना था उनके पास, और खाने के लिए उनको पानी चाहिए था। उनको पूरे रास्ते में किसी ने पानी नहीं दिया। फिर बैलगाड़ी वाले ने एक तालाब के पास पानी को रोका, और वहां जब तालाब में से पानी दे तो कीचड़ जैसा पानी था। तो हमारी जो बड़ी शख्सियत है, डॉक्टर अम्बेडकर की जो शख्सियत है, वो कोई किताबी शख्सियत नहीं है, वो जिंदगी की जो सच्चाइयां हैं। अब आपको पता होगा इंद्र मेघवाल का घटना, राजस्थान, अभी राजस्थान में चुनाव है, इंद्र मेघवाल को उसके टीचर ने घड़े से पानी लेने पे मार दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर के समय की घटनाएं आज भी घटनाएं, दुर्लभ घटनाएं नहीं है, आज भी यहाँ वहां वैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन इस समाज ने, देश ने इन घटनाओं से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया है। संवैधानिक तरीका है, कानूनी तरीका है, न्याय का तरीका है, सामाजिक राजनीतिक तरीका है, और ये देश ऐसी घटनाओं पर लगातार नियंत्रण पाता है, वो पाता रहेगा, और लोगों को न्याय मिलता है और मिलता है। बिल्कुल, और संविधान ही उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भी अशोक जी निभाता रहा है। यहाँ पर अशोक जी, अगर मैं आखिरी सवाल में ये पूछना चाहूँ कि आगे आने वाले भारत की जब हम कल्पना करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो किस तरह से आप हमारे संविधान की भूमिका को देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़े आईने का काम भी हमारा संविधान जो है वो करता आ रहा है। देखिए, खास तौर से पिछले 3-4 सालों में हमारे जी। देश में संविधान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों को लगता है कि संविधान हमारी सत्ता के केंद्र में रहना चाहिए, हमारी सत्ता का नियंत्रण संविधान से होना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है
और हमारी सरकारों को ये चाहिए, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकारें हों, हालांकि कुछ सरकारों ने रस्मी तौर पर जो है प्रियम्बल पढ़ाने का प्रबंध किया है, लेकिन हमारी सरकारों को अगर इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है और हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए हर व्यक्ति की आवाज की कीमत है, उसकी हिस्सेदारी की जरूरत है और हमारा संविधान उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। तो सरकारों को चाहिए कि संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों के बीच में जाए। इससे जो स्वैच्छारिता है, राजनीति में जो स्वैच्छारिता है, न्यायपालिका में जो कई बार स्वैच्छारिता आ जाती है, या दूसरी संस्थाओं में भी जो स्वैच्छारिता आ जाती है, अपना मर्जी से करना शुरू कर देते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए हमारे पास एक ढांचा है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क भारत का संविधान। तो भारत का संविधान भारत के भविष्य का आईना है। अगर हम इस आईने को देखते रहेंगे तो हमारे चेहरे पे कोई दाग आ गया तो उसको मिटाने में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो हमें जिस तरह से हमेशा मार्गदर्शन हमारा संविधान करता रहा है, ये आगे भी करता रहेगा। जिस खूबसूरती से इसे लिखा गया है, अपने आप में ऐतिहासिक ये चीज़ है। बहुत-बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप जुड़े हमसे और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक इस वक़्त हमें सुन रहे होंगे उनके लिए ये जो बातचीत है, ये बहुत सार्थक साबित होगी, अम्बेडकर की शख्सियत को समझने में मददगार होगी और इसीलिए शायद ये भी कई बार कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी भारत की आत्मा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारत का मस्तिष्क है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि आत्मा और मस्तिष्क जो है वो जुड़े रहते हैं तभी हम मजबूत होते हैं। और इसी के साथ आज अपनी बात हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, नमस्कार।